हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। ये पीटी 365 है जो कि पर्यावरण विजन का है। क्लासरूम स्टडी मटेरियल अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का। इससे हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए पीटी जो ये 365 पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना ज़रूरी है। पहले से जो घटना चक्र की पीवाईक्यूज की चल रही है सीरीज, मतलब घटना चक्र की बुक ही है पूरी। उसमें क्या है, उसमें पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से दिया हुआ है, कवर कराया है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा कम दिया हुआ है। ठीक है, मतलब थोड़ा कम दिया हुआ है, जिस जो कि जैसे आज मैं जो पढ़ा रही थी तो उसमें क्या हुआ कि जब कोरल रीफ आया तो उसके बारे में पूरा डिटेल में कोरल रीफ कैसे बनता है ये सब दिया नहीं था। ठीक है, तो उसमें क्या है, पीवाईक्यूज बेस्ड ही वो बनाया जाता है कि जो एग्जाम में आ रहा है हर साल उसी पीवाईक्यूज को उठा करके थोड़ा सा मटेरियल बना देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पीवाईक्यूज दे देते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के लिए वो बहुत अच्छी बुक है। बट जो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है आप लोगों को तो थोड़ी कोई और बुक पढ़नी पड़ेगी। जो भी आपको समझ आए वो बुक आप पढ़ सकते हैं, शंकर आईएएस की पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं पीटी 365 पढ़ेंगे। इसमें जो है 3-3 टॉपिक करके, 2 से 3 टॉपिक करके हम लोग ये पूरा बुक 200 पेज तक लगभग है, 197 पेज, यानी वही 200 ले लीजिए। तो ये हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक नई बुक ही है। ठीक है, तो पहला जो देखिए, यहाँ से पहला जो पढ़ेंगे हम लोग, जो चैप्टर है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जलवायु परिवर्तन पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैश्विक स्थिति देखेंगे, फिर ओजोन छिद्र देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये ओजोन परत से रिलेटेड है। फिर इसी के बाद किगाली समझौता आएगा, वो भी ओजोन परत से रिलेटेड है, अभी इसी में आएगा, पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट जो आई है उसको हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा क्रायोस्फीयर होता क्या है उसको देखेंगे। तो इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो पश्चिमी अंटार्कटिक हिम का पिघलना, कैसे बर्फ ग्लेशियर पिघल रहा है वो देखेंगे। ठीक है, और अंटार्कटिका में जो इंडिया का कौन कौन सा स्टेशन है वो देखेंगे। ठीक है, भारती, मैत्री, ये पीसेस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है, तो डिटेल में जो है हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और वो चलेगा, घटना चक्र की जो पीवाईक्यूज की वो सीरीज चल रही है वो चलेगा। ठीक है, तो उससे आप पीवाईक्यूज में आपको हेल्प मिलेगा, आप देख पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं, और इससे आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ग्लोबल सिनारियो क्या है क्लाइमेट चेंज का, उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ओजोन छिद्र आता है, ओजोन होल। ठीक है, ओजोन होल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये न्यूज में चल रहा था, इसलिए दिया हुआ है कि अंटार्कटिका के ऊपर मौजूद जो ओजोन छिद्र है, होल है, वो बड़ा और पतला हो गया। छिद्र क्या हुआ, बड़ा और पतला हो गया। ठीक है, तो इसके संदर्भ में ये न्यूज था, तो इसलिए ये आया हुआ है। तो उसके लिए ओजोन परत का जो क्षरण है वो हम लोग देखते हैं। ओजोन परत, पहले सबसे पहले हम लोग ओजोन परत के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है वो देखेंगे। ठीक है, ओजोन क्षयकारी रसायन। तो जो ओजोन परत होता है, अगर आप लेयर बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के किस मंडल में ओजोन परत होता है, तो जो समताप मंडल है यहाँ पे पृथ्वी का 90% जो है वो ओजोन परत होता है। ठीक है, पहला जो यहाँ पे पहला अगर हम लेके चले तो पहले नंबर पे क्या आएगा, क्षोभ मंडल आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, समताप मंडल आएगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मध्य मंडल आ जाएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे आ जाएगा बहिर्मंडल। ठीक है, ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस में। तो ये कुछ फैक्ट भी याद कीजिए आप लोग, क्योंकि देखिए ये आ जाता है अरेंज करने को। ठीक, कि आपको दे देगा समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। अब बोलेगा कि सबसे लास्ट वाला कौन सा मंडल है, तो बहिर्मंडल है। इसको क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि पहले नंबर पे क्या आएगा, क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, इसको आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, सक्षम बनो, इससे भी याद कर सकते हैं। अब बस एक काम करना है कि इसको जो छह जो है इसको पहला कर देना है, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में, और इसको इधर कर देना, और इसको जो है दो मान लेना। फिर देखिए म तीसरा हो जाएगा मध्य मंडल, ब से बहिर्मंडल चौथा हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्षोभ मंडल पहला, समताप मंडल दूसरा हो जाएगा, मध्य मंडल तीसरा, और बहिर्मंडल चौथा। ये ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इसका ये किलोमीटर भी याद कर लीजिए, जो क्षोभ मंडल है वो कितने से कितनों किलोमीटर तक है। तो जैसे अगर यहाँ पे बना लीजिए, जो क्षोभ मंडल है वो है 0 से लेकर के 10 किलोमीटर तक क्या है, क्षोभ मंडल है। फिर उसके बाद आता है समताप मंडल, 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक। ठीक है,
फिर उसके बाद आएगा आपका 50 से लेकर के यहाँ पे मध्यमंडल आएगा, 50 से लेकर के ये 150 तक आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इससे जाके 250 300 तक जाएगा पूरा आपका बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये चीज दिया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे ओजोन देखिए ये पूरा अच्छे से बना के दिखाया गया है। अब यहाँ पे जैसे ये क्या है, ये परत है, और दूसरा क्या है, ओजोन क्षयकारी रसायन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओजोन क्षयकारी रसायन। इसमें आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी आता है, और हेलोन्स आएगा और मिथाइल ब्रोमाइड आएगा। ये सारे नाम एज इट इज एकदम रट लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि ओजोन क्षयकारी रसायन कौन सा है या ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन से हैं। तो ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, और इससे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है किससे, एरोसोल से, रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज होगा आप लोग के घर में, उससे निकलता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी एरोसोल और रेफ्रिजरेटर और सॉल्वेंट से निकलता है। हेलोन्स किससे निकलता है, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, अग्निशामक जो है उससे हेलोन्स निकलता है। मिथाइल ब्रोमाइड कीटनाशक से मिथाइल ब्रोमाइड निकलता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे ओजोन क्षयकारी रसायन है, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। और अल्ट्रावायलेट रे जो होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे देखिए डिटेल में हम लोग यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए ओजोन परत और ओजोन छिद्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में गैस की एक पतली शील्ड यानी कि कवच की तरह रहती है। तो ओजोन परत सबसे पहली बात कहाँ पे है, समताप मंडल में है। पृथ्वी के किस मंडल में है, समताप मंडल में, ठीक है। जो पृथ्वी का दूसरा मंडल है समताप मंडल, वहां पे ओजोन गैस पाई जाती है। ये सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की उनसे रक्षा करती है। जैसे जो ये अल्ट्रावायलेट रे है ए और अल्ट्रावायलेट बी, ठीक है, परावैंगनी किरणें हैं। ये जो किरणें हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सन है। सूर्य से जो निकलती हैं परावैंगनी किरणें, वो परावैंगनी किरणें अगर यहाँ पे क्या होता, ओजोन परत नहीं होता, तो वो सीधे पृथ्वी में आ जाती, पृथ्वी में एंटर कर जाती है। कोई इंसान यहाँ पे नहीं रहता, कोई भी जीव जंतु भी नहीं रहता, इतनी ये हानिकारक किरणें होती हैं। तो इन किरणों को, ये जो पट्टी बनी हुई है देखिए हल्के कलर में, ये पट्टी, ये क्या है, किसकी पट्टी है, ये ओजोन परत की पट्टी है, ठीक है। तो ये ओजोन परत की जो पट्टी है, यही जो अल्ट्रावायलेट रे है उससे रक्षा करती है पृथ्वी की, ठीक है। तो ये जो परावैंगनी किरणें हैं यहीं पे आकर के रुक जाती हैं, यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि ये परत पूरा लगा हुआ है ओजोन परत का, ठीक है। तो ये चीज यहीं पे यहाँ पे बताया गया। पृथ्वी की लगभग जो है 90% ओजोन परत वो कहाँ पे है, समताप मंडल में है। यानी कि 90% जो ओजोन परत है वो कहाँ पे है, समताप मंडल में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ओजोन छिद्र के बारे में काफी ये न्यूज में चलता रहता है। तो ओजोन छिद्र का जो है आशय क्या है, एंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना। ओजोन छिद्र का मतलब क्या है, ओजोन छिद्र का मतलब ऐसा गड्ढा नहीं हो गया, देखिए ये जो परत है, ये जो मोटा ये पूरा परत है, ये परत का जो है कम होना, पतला होना। जब पतला होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। फिर कमजोर हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रे जो है वो पृथ्वी पे तेजी से आने लगेंगी, मतलब इसको पार करके आ जाएंगी पृथ्वी पे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे है। ठीक, तो ओजोन छिद्र क्या है, अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई को कम होने से इसका मतलब है, इसका आशय है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओजोन परत है, इसको नापने की जो इकाई है ये पूछ लेता है कौन से यूनिट में इसको नापा जाता है। तो डाप्सन यूनिट में इसको नापा जाता है। तो यहाँ पे है देखिए, पृथ्वी पर ओजोन परत की औसत मोटाई कितनी है, लगभग 300 डाप्सन यूनिट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला चीज तो यही पूछ लेता है यूपीपीसीएस में सीधे सीधे कि ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट से नापते हैं, तो डाप्सन यूनिट से नापते हैं। और यहाँ पे उससे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो ये पूछ सकता है कि जो ओजोन परत है पृथ्वी पे उसकी औसत मोटाई कितनी है, तो वो 300 डाप्सन यूनिट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है उसके बाद ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। तो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में आ जाएगा आपका, देखेंगे आप तो यहाँ पे भी आपने पढ़ा कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ में सीएफसी आ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, हेलोन्स आ जाएगा और मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, जो कि कीटनाशक से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये सारे जो पदार्थ है ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज दिया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोन्स, ये सारे ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। इसको एकदम रट लीजिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे आ जाता है ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा नहीं है, आपको दे देगा वहां पे ये 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन बाहर से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इनके अनुसार क्या है कि 4 दशकों के भीतर ओजोन परत की रिकवरी हो सकती है, ये इन्होंने बताया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है,
ठीक हो। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी ओजोन क्षेत्र पे कुछ तो प्रभाव पड़ता ही होगा, तो क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार से बड़े पैमाने पे क्या निकलता है, उत्सर्जित जलवाष्प निकलता है, यानी कि H2O। अब देखिए ये जो H2O है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे ज्योग्राफी में आया हुआ था प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस में, कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो दे दिया था ऑप्शन में, जलवाष्प दे दिया था और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया था। ठीक है, और भी दे दिया था, दो दो ऑप्शन और दे दिया था। तो बहुत लोगों को लगता है कि जलवाष्प नहीं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में H2O ही निकलता है, ये आप लोग याद रखिएगा, जलवाष्प। ठीक है, और क्या निकलता है, धुएं एवं गुब्बार समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। अब देखिए जो ज्वालामुखी से निकलते हैं, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो जलवाष्प निकलते हैं, धुएं निकलते हैं और गुब्बार, जो धुएं और का गुब्बार निकलता है, वो कहाँ पे पहुंच जाता है, समताप मंडल में। अब अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो हमारा ओजोन परत है वो समताप मंडल में ही है, 90% ओजोन परत कहाँ पे है, समताप मंडल में है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ये जो सारा जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है जलवाष्प और धुएं का गुब्बार, ये कहाँ जाता है, समताप मंडल में जाता है। नेक्स्ट आता है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और समताप मंडल में पहुंच जाती है, जो कि बहुत हानिकारक है। यह गैस समताप मंडल में क्लोरीन के रासायनिक रूपांतरण में मदद करती है, इसे अधिक अभिक्रियाशील रूप प्रदान करती है। यानी कि जो क्लोरीन पहले से मौजूद है समताप मंडल में, उसके साथ ये क्या करती है, क्रिया कर देती है, अभिक्रिया करती है, जिसके साथ वो और ज्यादा क्लोरीन अभिक्रियाशील हो जाता है, जो कि ओजोन परत के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ज्वालामुखी उद्गार में ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का भी उत्सर्जन होता है। तो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है गैस, ये भी निकलता है, ये भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है, यानी कि ओजोन परत को इससे भी हानि होता है। ज्वालामुखी उद्गार से उत्सर्जित जो कण है वो ओजोन क्षयकारी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सतह यानी कि सरफेस प्रदान करते हैं। तो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं, उनको ये जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली जो गैसेज है, उनको क्या करते हैं, एक सरफेस प्रदान करते हैं, उनको एक सरफेस देते हैं, फिर उसके बाद वो अभिक्रिया मतलब करेंगे और उसके बाद और ज्यादा वो हानिकारक हो जाएंगे, किसके लिए, ओजोन परत के लिए। तो ये थोड़ा ज्वालामुखी विस्फोट का भी रोल था, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा, ओजोन परत आप लोगों को समझ आ गया होगा, ओजोन क्षयकारी रसायन समझ आ गया होगा, ओजोन परत के किस में पाया जाता है, किस मंडल में, और कितने मंडल होते हैं, ये भी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, और उसके बाद ओजोन जो है क्षयकारी जो पदार्थ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ज्वालामुखी विस्फोट से भी क्या ओजोन परत पे मतलब उसको हानिकारक होता है, हानि पहुंचता है, वो भी आप लोगों ने देख लिया। अब आता है नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो इसको यही याद कर लीजिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेटेड है, तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, यानी कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत से रिलेटेड है, मतलब ओजोन से है रिलेटेड, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये यूएनडीपी की एक रिपोर्ट थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ये जो है, ये क्या है, ये करंट में चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे न्यूज में चल रहा था, तो इसलिए दिया है। इसको करंट में भी पूछ सकता है कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को प्राप्त किया है कि नहीं, 2024 तक तो कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे भारत की उपलब्धि के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और थोड़ा सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी हम लोग देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उपलब्धि भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि जो 35% जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है इंडिया ने, कि भारत ने। ठीक है, भारत ने 2020 में की जो बेसलाइन की तुलना में 44% की कमी हासिल की है, ये सब चीज है। और क्या किया है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में 141 बी जो है, उसको डाप्सन है यूनिट, उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नए शीतलन उपयोग, जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी जो है, उसका अगर नए मतलब प्रयोग करें, नए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करें जिसमें हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन जो है वो कम हो, तो उससे क्या होगा, ओजोन को ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगा। तो वो सब चीज इंडिया ने मतलब ये सब इनिशिएटिव लाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, 35% जो है वो कम कर दिया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया है। भारत के नए उपकरणों का निर्माण जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल, जो कि 2030 से पहले, 2030 में इनको क्या करना था, अचीव करना था, इन्होंने 2024 तक ही इसको पूरी तरीके से क्या कर लिया, समाप्त कर लिया है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो उपलब्धि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू करने से संबंधित भारत की अन्य उपलब्धियां क्या हैं? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड और हैलोन्स आदि नियंत्रित उपयोग, मतलब आदि जो गैसेज है इनका नियंत्रण किया गया, इनके प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से क्या किया गया, कम किया गया या हटा दिया गया। ठीक है, उससे क्या है, उससे जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इनको मदद मिली। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया गया है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में आया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में। हस्ताक्षर कब हुआ था इस कन्वेंशन में? तो 1985 में हस्ताक्षर हुआ था। और कब लागू हुआ था? 1987 में लागू हुआ था। ठीक है, अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है वियना कन्वेंशन के तहत इसको लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किसके बारे में, मतलब क्या किसके बारे में ये लागू, मतलब किसके बारे में ये बताता है? तो ये ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन हुआ था, वियना में कन्वेंशन हुआ था, उसके तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे यह एक क्या है, वैश्विक पर्यावरणीय संधि है। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी कि ओजोन जो डिप्लेटिंग सब्सटेंस है इसके उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ है जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, टेट्राफ्लोराइड, ये सब सारी जो गैसेस हैं, हेलोन्स, ये गैसेस इनके उत्पादन और इनके उपयोग को समाप्त कर देना, जिससे क्या होगा, ओजोन परत जो है वो सेफ रहेगा, वो डिप्लेट, मतलब उसका जो क्षरण नहीं होगा। तो ये चीज था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये संधि हुआ था उस पे हस्ताक्षर जो हुए थे वो 16 सितंबर को ये हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, इस संधि पे, इसीलिए इस दिन को जो है ओजोन, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है विश्व ओजोन दिवस कब पड़ता है? तो 16 सितंबर को पड़ता है। क्यों पड़ता है? इसके पीछे की कहानी आप लोगों ने जान लिया कि इसी दिन क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। ठीक है, तो ये इसीलिए इस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन लाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किगाली संशोधन है, पूछ लेता है एग्जाम में आपको। देखिए, एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा था एग्जाम में कि आपको दे दिया था ओजोन, मतलब कि ओजोन परत से कौन कौन से कन्वेंशन जो है वो रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली संशोधन दे दिया था, और उसके बाद मॉन्ट्रियॉक्स प्रोटोकॉल दे दिया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दे दिया था, ऐसे करके दे दिया था। तो यहाँ पे जैसे 1 2 और 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन दे दिया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली संशोधन ये दोनों जो हैं ये ओजोन परत से क्या है, संबंधित हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए, जो किगाली संशोधन है ये कब आया, ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए 2016 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही किगाली संशोधन आया था। ठीक है, तो इसको अरेंज करने को भी याद रखता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, 1987 में आया, और फिर किगाली संशोधन कब आया, 2016 में आया। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही ये आया था। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। और ये देखिए, आया तो 2016 में था, लेकिन ये लागू कब हुआ किगाली संशोधन? तो ये 2019 में लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है कब लागू हुआ। तो देखिए, इसमें भी पूछ लेता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर हुए, अब कब लागू हुआ। तो देखिए, हस्ताक्षर हुए 1985 में, लागू कब हुआ? 1987 में। किगाली संशोधन हस्ताक्षर हुआ 2016 में, लागू कब हुआ? 2019 में। ये सारा याद कर, एक जगह लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक है। किन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की। इन सब की जो ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो हजारों गुना अधिक है। ठीक है, शंकर आईएएस की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि CO2 की तुलना में करके पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो वो अगर आप लोग को पूरा इसका याद करना है तो वो भी जाके याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकर के कि कितने गुना है, 226 गुना है, 260, फिर 1000 गुना ऐसे करके है, 1600 गुना ऐसे करके है। ठीक है, फिर आता है किगाली समझौता। किगाली समझौता 2000, जो अभी यहाँ पे देखा किगाली संशोधन हम लोगों ने, तो किगाली समझौता ने क्या वो किया, 2047 तक जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत को 80% तक कमी करने का लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 4 चरणीय मार्ग को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो मतलब सीधे सीधे बस ये याद कर लीजिए एग्जाम के लिए कि किगाली समझौता जो है उसने लक्ष्य रखा है कि जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको 2047 तक 80% उसमें कमी लाना है। ठीक है, उसके यूज में कमी लाना है, ये चीज याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भारत, ये देखिए, ये विश्व के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, विश्व के संदर्भ में हम लोग देखें। अब हम लोग भारत के संदर्भ में भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को देखेंगे, क्योंकि भारत ने भी इसको हस्ताक्षर किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, तो इसके भारत के संदर्भ में भी देखेंगे।
तो क्रमशः 1991 1992 में वियना में जो हुआ था अभी समय, उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, और इसमें जो है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वियना में हुआ था, इसमें जो है भारत ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो 1991 92 में भारत ने हस्ताक्षर किया। अब लागू तो हो गया तो 1987 में, और 1992 में भारत ने क्या किया, देखिए वियना में कब किया, वियना अभी समय में 1991 में हस्ताक्षर किया, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1992 में हस्ताक्षर किया। तो ये चीज याद रखिएगा कि किया कब किया। ठीक है, और उसके बाद जो भारत की अगर हम देखें कि क्या कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, तो वह है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसकी क्या है, कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा, MOEF डबल सी जो है इसको याद कर लीजिएगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पूछ लेता है सीधे सीधे, इंडिया में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये चीज है। फिर आता है यहाँ पे, भारत ने 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली संशोधन की जो अभिपुष्टि है उसको मंजूरी भी दी। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन है उसको भी भारत ने अभिपुष्टि दी, हस्ताक्षर किए 2021 में। ठीक है, ये चीज भी याद कर लीजिएगा। इसके तहत क्या है, 2032 तक 4 चरणों में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है सॉरी, उसको चरणबद्ध रूप से क्या करेगा, इंडिया खत्म करेगा। ठीक है, 4 चरण किस प्रकार से हैं, 4 चरण जो होंगे वो हैं कि 2032 तक, यानी कि 2032 तक क्या करना है, 10% क्या करना है, इनको कम करना है। किसको कम करना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यूज को 10% तक 2032 तक खत्म करना है। फिर वही 2037 में आएंगे तो 20% तक खत्म करना है, 2042 में आएंगे तो 30% तक खत्म करेंगे, और फिर आएंगे 2047 तक तो 85% तक कमी की जाएगी। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ पे क्या है, 2047 तक जो किगाली संशोधन के तहत अगर वर्ल्ड वाइड देखे तो 80% ही खत्म करना है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की खपत को 80% तक कम करना है, लेकिन इंडिया जो है वो 5% और लेके चल रहा है। तो 2047 तक भारत जो है वो क्या करेगा, 85% तक कमी करेगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तक। तो ये स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन दे सकता है कि जो किगाली संशोधन के तहत 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में कमी करना है, तो उसमें जो है विश्व जो है वो कम करेगा इंडिया की तुलना में, कि इंडिया ज्यादा करेगा। तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए कि इंडिया जो है उसने टारगेट रखा है 85%, अब पूरे वर्ल्ड वाइड किगाली संशोधन में रखा गया है 80%। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर आता है स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर, इस क्रायोस्फीयर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये जो एक टॉपिक था पूरा, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये पूरा ओजोन परत से ही टॉपिक था। ठीक है, ओजोन परत के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा, फिर ओजोन क्षयकारी पदार्थ के बारे में देखा, वो पूरा हम लोग याद करते हुए चले, और उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समताप मंडल में, यानी ओजोन परत को फिर क्या हानिकारक इससे हानि होता है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत से रिलेटेड है वो देखा, फिर उसके बाद कब साइन हुआ, कब हस्ताक्षर हुआ, मतलब हस्ताक्षर हुआ, कब लागू हुआ, ये देखा। और उसके बाद हम लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही किगाली संशोधन देखा, और ओजोन दिवस जो है किगाली इसके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो हस्ताक्षर हुआ था उसी दिन मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद ये सब सारा, अब इसके बाद इंडिया ने कब हस्ताक्षर किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, किगाली संशोधन में कब हस्ताक्षर किया, और क्या इंडिया का टारगेट है, और क्या वर्ल्ड वाइड टारगेट है, ये हम लोगों ने देख लिया पूरा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रायोस्फीयर। तो देखिए जो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव है, ICCI, इसने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट जो है ये जारी किया, प्रकाशित किया। ये जो रिपोर्ट है इसका क्या है, इसका शीर्षक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिहाज से, चाहे UPSC हो चाहे UPPCS हो। 2 डिग्री इज टू हाई, 2 डिग्री इज टू हाई मतलब 2 डिग्री जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर 2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये यहाँ पे ये शीर्षक था, तो ये शीर्षक पूछ सकता है एग्जाम में कि जो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव है उसने जो रिपोर्ट निकाली स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023, उसका जो शीर्षक था वो क्या था, तो 2 डिग्री इज टू हाई इसका जो है ये क्या था, शीर्षक था। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो क्रायोस्फीयर का पूरा बताया है कि क्रायोस्फीयर मतलब क्या है, क्रायोस्फीयर यहाँ पे बता रहा है कि जो जो बर्फ के सील्ड होते हैं, जो बर्फ पूरा जमे होते हैं, चाहे अंटार्कटिका में ले लो, चाहे देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आप ले लीजिए, हिमालयन का पूरा एरिया ले लीजिए, तो वो क्या है, आइस सील्ड होते हैं, यानी कि जो बर्फ की चट्टानें होती हैं। तो उससे उसके बारे में ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्रायोस्फीयर के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी पर जमे हुए जो जल यानी कि बर्फ, जैसा कि मैंने बताया जो बर्फ या हिम
जो ग्लेशियर है उसके सभी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, क्रायोस्फीयर कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्रायोस्फीयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे क्या है, क्रायोस्फीयर के बारे में बताया गया है कि जो क्रायोस्फीयर है कहाँ कहाँ जब मैं उत्तरी ध्रुव देख लीजिए, दक्षिणी ध्रुव देख लीजिए, हिमालयन का रेंज देख लीजिए, तो क्या है तिब्बतन वाला रेंज। तो क्या है क्रायोस्फीयर यानी कि जो बर्फ के सिल्ट चट्टानें जो जमी हुई हैं उसको क्रायोसिल्ट कहा जाता है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है ये आईसीसीआई की रिपोर्ट है, यानी इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव की। इसने रिपोर्ट में ये लिखा है कि अगर 2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि 2 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे 50 हिमालय के 50% तक जो बर्फ है वो पिघल जाएंगे। बर्फ पिघल जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो बर्फ पिघलने से समुद्र जो है बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पिघलने से फार्माफ्लास्ट जो है, झीलें और रिवर आइस जो है वो पिघल करके झीलों में पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो ये इससे क्या है, बहुत हानि है इससे। अब यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि यदि तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होती है तब होता क्या है, लगभग सभी जो उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर हैं, अधिकतर मध्य अक्षांशीय ग्लेशियर और जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है जो बर्फ से ढके हुए हैं वो सारे पिघल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा जो विश्व है वो पानी पानी हो जाएगा, डूब जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया। यदि वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ोतरी होती है तो हिमालयी क्षेत्र में मौजूदा जो बर्फ है वो कितना हो जाएंगे, 50% तक वो पिघल जाएंगे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तो खत्म ही हो जाएंगे और जो हिमालयन का रेंज है वहां से 50% जो हिस्सा है बर्फ का वो पिघल जाएगा। ठीक है, और इस दशक में ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने की जो 7 सबसे बड़ी खराब वर्ष है, मतलब ये दशक दिखाया गया कि ये जो दशक है इसमें 7 जो वर्ष है इसमें सबसे ज्यादा तेजी से बर्फ जो है वो पिघल रहे हैं। ठीक है, क्रायोस्फीयर के बारे में आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देख ले हैं कि वैश्विक जलवायु में क्रायोस्फीयर की जो भूमिका है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं वैश्विक जलवायु यानी वर्ल्ड वाइड अगर हम क्लाइमेट के बारे में देखते हैं तो उसमें क्रायोस्फीयर का क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए क्रायोस्फीयर के कारण, उच्च एल्बिडो के कारण क्रायोस्फीयर जो है पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लेता है जो क्रायोस्फीयर है इसका क्या काम है, तो ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, तो जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, नियंत्रित करने में ये मदद करता है। एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो जो है ये, इससे एल्बिडो से क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसीएस में। तो एल्बिडो प्रकाश का वह भाग है जिसे पृथ्वी की सतह परावर्तित करती है। तो एल्बिडो के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोग पेपर देखेंगे, मुझे यार ईयर नहीं याद आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन 20 से 21 22 या 20 में ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो एल्बिडो प्रकाश का वह भाग है जिसे पृथ्वी की सतह पर परावर्तित करती है। ठीक है, तो क्या करती है, प्रकाश का यह वह भाग है एल्बिडो जो कि पृथ्वी की सतह पर परावर्तित करती है। अब आता है कार्बन भंडारण। फार्माफ्रास्ट ने मृदा के अंदर काफी अधिक मात्रा में कार्बन को संचित कर लिया। कार्बन भंडारण फार्माफ्रास्ट यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाया गया, जो फार्माफ्रास्ट है ये समुद्र के अंदर भी है। यहाँ पे इसके नीचे जो है ना कार्बन बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, संचित है। ठीक है, इसके नीचे कार्बन बहुत बड़ी मात्रा में संचित है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन का जो भंडारण है वो फार्माफ्रास्ट में मृदा के अंदर जो है काफी अधिक मात्रा में कार्बन है। जल की उपलब्धता, क्रायोस्फीयर में ग्लेशियर, बर्फ की चादर आदि के रूप में विश्व की 80% जो जल है, ताजा जल, वो क्या है, मौजूद है। तो इससे भी कि धीरे धीरे जब बर्फ पिघलता है तो उससे क्या होता है, ताजा जल मिलता रहता है, लेकिन जब अचानक से पिघल जाएगा तो पूरा डूब जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है कि क्रायोस्फीयर में लगभग 80% ताजा जल मौजूद है। अब यहाँ पे जो चरम मौसम की घटनाएं और समुद्र जल स्तर का बढ़ना, ठीक है, बर्फ पिघलने के कारण ही ये सब हो रहा है। क्रायोस्फीयर की जो सुरक्षा के लिए भारत द्वारा की गई कुछ पहले, अब ये वर्ल्ड वाइड था, अभी भारत में क्या इसके लिए कुछ पहल किया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, NMSHE। ये जो है ये मिशन शुरू किया गया है, इसको याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि जो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए ये राष्ट्रीय मिशन जो NMSHE सीधे दे देगा आपको, पूछेगा ये किसके लिए मिशन शुरू किया गया है, तो ये जो है ये क्रायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए भारत ने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, आई होप क्रायोस्फीयर भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पश्चिम एंटार्कटिका में हिम का पिघलना। ठीक है, जो आइस मेल्ट हो रहा है वेस्ट एंटार्कटिका में, वो चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका दिया हुआ है, तो एंटार्कटिका में जो ईस्ट अंटार्कटिका है यानी जो पूर्वी अंटार्कटिका आइस शील्ड है, और क्या है, पश्चिमी अंटार्कटिका आइस शील्ड है। तो पश्चिमी जो अंटार्कटिका आइस शील्ड है उसके पश्चिमी साइड में यहाँ पे थ्वाइट्स ग्लेशियर है,
और जो है एक और है आपका अमंडसन सागर है, ठीक है, अमुंडसन सागर या अमंडसन सागर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका की ये वेस्ट में है, इसको याद रख लीजिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि अमंडसन सागर जो है वो अंटार्कटिका के किस ओर है, किस तरफ है, या तो सीधे सीधे कि ये कहाँ पे है, तो ये अंटार्कटिका के पश्चिम में है, ठीक है। और राज सागर है, ठीक है, तो राज सागर और अमुंडसेन सागर या अमंडसन सागर भी कहते हैं इसको, अमंडसन सागर, तो ये जो सागर है ये कहाँ पे है, वेस्ट अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यदि पश्चिमी अंटार्कटिका की जो आइस शील्ड है ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है तो जो समुद्र का जल स्तर है वो 5 मीटर तक बढ़ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ये जो आइस शील्ड है जो कि खत्म हो जाएगी तो समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो समुद्र का जल स्तर 5 मीटर तक ऊपर बढ़ जाएगा। अमरचंद सागर जो है में महासागरीय गतिविधियों की वजह से तैरती हुई जो आइस शेल्फ है का पिघलना समुद्र जल स्तर में वृद्धि के योगदान हेतु प्रमुख प्रक्रिया। तो जो अमरचंद सागर है यहाँ पे जो महासागरीय गतिविधियां हो रही हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उसकी वजह से जो आइस शील्ड है वो पिघल रहे हैं और उसकी वजह से भी जो है समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है। अमरचंद सागर कहाँ पे स्थित है, ये पश्चिमी अंटार्कटिका के तट पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अंटार्कटिका संधि के बारे में देख लेते हैं, जो कि इंडिया में भी जो संधि हुआ जो स्टेशन है उसके बारे में भी अभी देखेंगे। तो अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये अंटार्कटिका पे जो संधि हुआ था पर्यावरण संरक्षण एवं प्रोटोकॉल के लिए, तो ये मैड्रिड प्रोटोकॉल उसी से रिलेटेड है, ये अंटार्कटिका संधि से रिलेटेड है, ट्रीटी से रिलेटेड है। अब भारत जो है इसका हस्ताक्षर राष्ट्र है, ये भी याद कर लीजिएगा कि जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है उसका भारत जो है वो क्या है, हस्ताक्षर राज्य है। किसके लिए है, ये अंटार्कटिका ट्रीटी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट भारत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंटार्कटिका में भारत का क्या रोल है या क्या कितने स्टेशन है भारत के। तो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1981 में शुरू किया गया था। ये जितना ये दो तीन पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत अंटार्कटिका में जो है अनुसंधान के लिए दक्षिण गंगोत्री 1983 में, मैत्री 1988 में और भारती 2012 में नामक 3 जो है वो बेस स्टेशन स्थापित किए गए। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन पूछा था कि अंटार्कटिका में सबसे जो नया जो है सबसे लास्ट में कौन सा स्टेशन स्थापित किया गया था, वो भारती किया गया 2012 में। अब दूसरा टाइप ऐसे पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सा स्टेशन अंटार्कटिका में स्थापित किया गया, तो वो दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। इसको एज इट इज एकदम रट जाइए, दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और जो भारती है वो क्या है 2012, ठीक है। और इनमें से जो मैत्री और भारती है वो अभी भी पूरी तरह से कार्यरत है। तो कौन रिटायर हो गया है, दक्षिण गंगोत्री जो है ये क्या है, रिटायर हो गई है, और मैत्री और भारती जो है अभी भी पूरी तरीके से कार्यरत है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगे अंटार्कटिका एप्लीफिकेशन। ये सब 2-3 टॉपिक कर करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर ना समझ आए तो भी बताइएगा, कि और सुधार करना होगा तो सजेशन दीजिएगा, सुधार करूंगी, ठीक है। और देखिए ये जो है ये आप इससे क्या है, इससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट सारा समझ जाएंगे। जैसे अब क्या है, अब आप ओजोन परत नहीं भूलेंगे, ओजोन परत से जो हुआ वो नहीं भूलेंगे कि क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, फिर उसके बाद किगाली संशोधन होता है, ये सब आप कभी नहीं भूलेंगे। क्रायोस्फीयर होता क्या है ये आज से पहले मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे नहीं पता होगा। तो क्रायोस्फीयर होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझा गया क्रायोस्फीयर होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर अंटार्कटिका में देखा आप लोगों ने भारत की जो स्टेशन, भारत के कितने स्टेशन अंटार्कटिका में हैं, कितने कार्यरत हैं, कितना एक रिटायर हो गया है, तो ये चीज आप लोगों ने पूरा देख लिया अच्छे से, ठीक है। अगर आपको पीवाईक्यूज करना है तो घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है इसकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, उसको जाकर के देखिए। उसमें क्या है, उसमें भी थ्योरी पढ़ाया जाता है लेकिन उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है। तो मैं क्या, मुझे भी मतलब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये करना है, तो ठीक है। तो उसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं कर पाती हूँ, पीवाईक्यूज पे उसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़िए, पीवाईक्यूज वहां से देखिए, बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा और पूरा इन्वायरमेंट जो है आपका खत्म हो जाएगा। जब इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तब हम लोग पॉलिटी लेके आएंगे या फिर उसके बाद ज्योग्राफी, जो आप लोग कहेंगे वो लेके आऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद कल मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।